हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई, अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक नया तरीके से, वैसे तो पहले भी आ गई थी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, लेकिन दोबारा से कुछ अमेंडमेंट करके स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी का एक मॉडल आया है जो सभी कर्मचारी के ऊपर लागू, सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर लागू है। ठीक है, ये सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। और सबसे पहले बात क्लियर कर देता हूँ, पहले 80 पोस्ट तक के लिए पॉलिसी थी, अब सरकार ने 50 पोस्ट सैंक्शन अगर है तो उनके ऊपर भी इस पॉलिसी को लागू कर दिया है, 50 पोस्ट तक। यानी कि अगर किसी पे 45 पोस्ट है तो ये पॉलिसी उसके ऊपर लागू नहीं है। विभाग अगर चाहे तो कर सकता है लागू, लेकिन अगर 50 पोस्ट सैंक्शन है तो लागू करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रावधान है। और आप अगर कर्मचारी तो वीडियो कंटिन्यू देख लेना, लास्ट तक आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी इससे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी ट्रांसफर पॉलिसी में क्या है। कई डिपार्टमेंट में अभी लागू नहीं है, लेकिन अभी लागू हो जाएगी। देखो, 23 मई 2025 को ये नोटिफिकेशन आया था, और यहाँ पे विजन बताया कि भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए ट्रांसपेरेंट मैनर हमने तैयार किया, ताकि एक बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीवमेंट की जा सके, और कर्मचारी सेटिस्फेक्शन के साथ जॉब करे, यानी कर्मचारी सेटिस्फेक्शन हो। मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये इसका रखा है नाम। एप्लीकेशन बताई गई है कि जो मैंने आपको बताया कि जहां पर स्ट्रेंथ, सैंक्शन कैडर की स्ट्रेंथ है जो 50 पोस्ट या उससे ज्यादा है, तो वहां पे ये लागू होगी, एक्सेप्ट यानी कि ऑल इंडिया आईएएस को छोड़ करके, हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अलाइड सर्विस को छोड़कर, यानी कि आईएएस और एचसीएस को छोड़कर, एचसीएस केवल, ठीक है, अलाइड सर्विसेज, इनको छोड़कर जहां भी 50 पोस्ट से ज्यादा सैंक्शन है वहां पर ये पॉलिसी लागू होगी। ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज और लिखी है, अगर कहीं पे 50, जो मैंने आपको बता दिया, 50 पोस्ट से अगर कम है और अगर अथॉरिटी चाहे तो वहां पर भी इसको लागू कर सकती है, लेकिन 50 से ज्यादा है तो मैंडेटरी है, करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑल द पोस्ट ऑफ कैडर इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर वेयर एप्लीकेबल विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर ड्राइव अंडर दिस पॉलिसी। मतलब सभी तरह की पोस्ट इसमें शामिल है, सभी तरह के कैडर शामिल है, इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कौन से, जहां पर एप्लीकेबल है। कहीं कहीं हेडक्वार्टर में क्या है कि जो हेडक्वार्टर का और फील्ड का कैडर सेम है, कहीं कहीं पे कैडर अलग है। तो जहां पर एप्लीकेबल हो हेडक्वार्टर में, वहां पे ये एप्लीकेबल होगी, जहां पे नहीं है वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन फील्ड में हर जगह लागू है। ठीक है जी। और क्या है इसमें, और ये है, ऑन द नोट दिस पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल टू द ऑल डिपार्टमेंट इनिशियली विद इन 15 डेज ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब 25 तारीख को नोटिफिकेशन, 23 तारीख को नोटिफिकेशन आया है, इस 23 तारीख के 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि लगभग 8 जून, 8 जून तक इस पॉलिसी पे ऊपर इंप्लीमेंट करना है डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, जहां पे क्या क्या इंप्लीमेंट क्या करना है, तो यहाँ पे देखो, प्रिस्क्राइब टेन्योर एक टाइम में बताना है कि भाई में क्या टाइम लिमिट रहेगी, मिनिमम टाइम क्या रहेगा। यूनिट का मतलब है कि वो यूनिट किसको मानेंगे, मतलब कि अगर मान लो कोई, एग्जाम्पल ग्राम सचिव का लेता हूं, अगर कोई ग्राम सचिव बीडीओ ऑफिस में काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बीडीओ ऑफिस फरूखनगर में, तो डिपार्टमेंट फरूखनगर बीडीओ को 1 यूनिट मानता है, या फिर डिपार्टमेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट को 1 यूनिट मानता है, वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। तो वो यूनिट सभी कैडर की अलग अलग भी हो सकती है। तो ये चीजें कंपिटेंट अथॉरिटी को जो है वो इसमें बतानी है, एप्लीकेबल करनी है उस चीज के ऊपर। और इसके अलावा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, वो इसका एक तरीके से हेड रहेगा हर चीज का। ठीक है, फॉर ईच कैडर द डिटेल ऑफ मेंशन हियर डिसाइड बाय द कमिटेंट अथॉरिटी शैल बी रीड एज अ पार्ट ऑफ दिस मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी फॉर ईच कैडर। मतलब कि सभी डिपार्टमेंट्स को 8 जून तक ये काम करके, तैयार करके अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से पॉलिसी बताना है, क्योंकि एचआरडी को सबका थोड़ी पता है, हर डिपार्टमेंट को बताना है कि प्रिस्क्राइब टेन्योर कितना रहेगा, मिनिमम कितना रहेगा, यूनिट क्या रहेगी, और जो भी चीजें इसमें मैं आगे पता चलेगा वो सब चीजें डिपार्टमेंट को इसमें बतानी है। और जितनी भी यूनियन है उनको मैं सलाह दूंगा कि अपने हिसाब से इस चीज को आप अपने डिपार्टमेंट के सामने रखो कि यूनिट, खासकर दिक्कत कहाँ आती है यूनिट के ऊपर, कि यूनिट क्या मानी जाए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ट्रेजरी जो है, ट्रेजरी में सब जाते होंगे, ट्रेजरी में क्लर्क और असिस्टेंट की ट्रांसफर ड्राइव आई थी। जब शुरू में ड्राइव आई तो उन्होंने क्या किया, एक डिस्ट्रिक्ट को एक जोन मान लिया, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट एक यूनिट मान लिया। अब एक डिस्ट्रिक्ट में मान लो, हाँ, लगभग हर ब्लॉक में एक है, कहीं पे ज्यादा भी है। ठीक है, कहीं पे तहसील लेवल पे, कहीं एसडीओ लेवल पे, अलग अलग है। तो मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में 5 से 6 ट्रेजरी, 7 ट्रेजरी भी है कहीं कहीं।
तो लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट माना, यानी कि जो बंदा किसी भी ट्रेजरी में 5 साल रह चुका, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5 साल उसने निकाल दिए, चाहे वो एक ट्रेजरी में निकाले हो चाहे दो ट्रेजरी में निकाले हो, उसको उठाना पड़ेगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। बाद में फिर इससे ऑब्जेक्शन हुआ, ये बाद में चेंज हुई। क्या हुआ, अब एक ट्रेजरी को एक जोन मानना, एक यूनिट मानना, मतलब कि जो बंदा फॉर एग्जाम्पल फरुखनगर ट्रेजरी में अगर रह गया 5 साल, तो वो उसको उठना पड़ेगा। लेकिन उठने के बाद वो फरुखनगर से इसी डिस्ट्रिक्ट में, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पटौदी जा सकता है, सोना जा सकता है और गुड़गांव ट्रेजरी में जा सकता है, या किसी और डिस्ट्रिक्ट में, उसकी मर्जी है, या उसके स्कोर पे डिपेंड करेगा। लेकिन उसके लिए ये बाउंडेशन नहीं है कि वो 5 साल डिस्ट्रिक्ट में रह चुका वो वहीं रहेगा। तो इसलिए जितनी यूनियन है अपना इस चीज के ऊपर फोकस करो कि यूनिट आपको क्या मनवानी है, वो आपके ऊपर है। आप जोर लगाओगे तो आपके हिसाब से यूनिट तैयार हो जाएगी। ब्लॉक पोस्ट, कुछ पोस्ट ब्लॉक रहेंगी, ठीक है, जो ट्रांसफर ड्राइव में नहीं दिखाई देंगी। वो इसलिए कि कोई वैसे ट्रांसफर करवा के आना हो, कोई नई पोस्ट आनी हो, या कोई एनीवेयर के लिए भी होता है, जो ट्रांसफर ड्राइव में भाग नहीं ले पाता गलती से या जानबूझ के, तो एनीवेयर में भी देते हैं। तो कुछ पोस्ट ब्लॉक रहती है। कैडर का मतलब है जो हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 के अनुसार जो कैडर बनाया है, जैसे कि मान लो किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क का कैडर है, क्लर्क, तो क्लर्क का जो कैडर है वो हेडक्वार्टर का अलग है, फील्ड का अलग है, ऐसे तरीके से। तो कैडर बनाना है इनको कि कैडर क्या रहेगा। कंपिटेंट अथॉरिटी है वो जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रहेगा डिपार्टमेंट का। मतलब कि अगर मान लो कंपिटेंट अथॉरिटी जहां पे वर्ड आता है और ग्राम सचिव की पॉलिसी है, तो ग्राम सचिव की कंपिटेंट अथॉरिटी कौन रहेगी, एसीएस रहेगा, एसीएस पंचायत का वो रहेगा कंपिटेंट अथॉरिटी। ऐसे एसीएस एग्रीकल्चर वो रहेगा एग्रीकल्चर की पॉलिसी का कंपिटेंट अथॉरिटी। इसके अलावा एलिजिबल इंप्लॉय का मतलब है वो इंप्लॉय जो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होगा, जो ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी उसके हिसाब से। जैसे एलिजिबल इंप्लॉय का मतलब है अभी तक जो चलता है 3 साल तक मिनिमम आपको एक जगह काम करना पड़ेगा, उसके बाद पार्टिसिपेट कर सकते हो, और 5 साल तक मैक्सिमम आप कर सकते हो जो उसके बाद। तो ये एलिजिबल इंप्लॉय। अगर कोई इंप्लॉय 2 साल नौकरी किया है तो वो एलिजिबल इंप्लॉय नहीं है फॉर दिस ट्रांसफर ड्राइव। इसके बाद है जी क्या है, इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली का मतलब है मीन्स ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली होल्डिंग कॉमन परिवार पहचान पत्र इश्यू अंडर द हरियाणा परिवार पहचान पत्र एक्ट 2021। मतलब इमीडिएट फैमिली का मतलब जहां पे आएगा तो वो परिवार पहचान पत्र में जो फैमिली आईडी है इंप्लॉय की, उस फैमिली आईडी में जो जो मेंबर है वो इमीडिएट फैमिली के नाम से जाने जाएंगे। मिनिमम टेन्योर की बात है अगर, तो वही बात है 1 यूनिट के ऊपर स्टे, ठीक है। और वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगी कंपिटेंट अथॉरिटी। वैसे 3 साल कई जगह यही है लगभग कॉमन, तो लेकिन कंपिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। ग्राम सचिव में क्या है, जो नई अपॉइंटमेंट होती है तो चाहे 1 महीना हुआ चाहे 2 महीने चाहे 1 साल, जब भी ट्रांसफर ड्राइव आएगी अपॉइंटमेंट होने के बाद उसको भाग लेना पड़ता है, लेकिन उसके बाद 3 साल का टाइम है। तो ये मिनिमम टेन्योर है, वो डिपार्टमेंट तय करेगा क्या करता है, वो डिपार्टमेंट को बतानी है तय करके, ठीक है जी। वाइल कैलकुलेटिंग द मिनिमम टेन्योर ऑफ एम्प्लॉय एट द 1 यूनिट ऑफ क्वालिफाइड डेट, मतलब 1 यूनिट के ऊपर, एक स्टेशन के ऊपर कितने साल आपको इस सर्विस करनी है वो तय करेगा डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है, ड्यूटी पीरियड इन ए यूनिट विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग या डेपुटेशन प्रोवाइडेड पोस्टिंग द मेड इज द सेम यूनिट वेयर पोस्टेड बिफोर प्रोसीडिंग द ट्रेनिंग या डेपुटेशन। मतलब अगर कोई डेपुटेशन पे गया है तो जहां पे वो पहले था डेपुटेशन पे जाने से पहले, उसी पीरियड में उसी स्टेशन पे उसका माना जाएगा टाइम। अगला है पीरियड ऑफ सस्पेंशन, इफ द हेडक्वार्टर इज नॉट चेंज फॉर द सस्पेंशन पीरियड एंड द पोस्ट, ये क्या है, रिनेस्टमेंट विद इन द सेम यूनिट वेयर द पोस्टिंग वाज बिफोर सस्पेंशन। मतलब अगर किसी का सस्पेंशन हुआ है और उसका हेडक्वार्टर चेंज नहीं किया सस्पेंशन होने के बाद, तो उसका उसी हेडक्वार्टर उसी यूनिटी पे काउंट किया जाएगा टाइम। अगर उसका हेडक्वार्टर चेंज हो जाता है सस्पेंड पे तो फिर उसका वो टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। अगला है जी आपका द पीरियड स्पेंड बाय द एम्प्लॉय ऑन द टेम्परेरी ट्रांसफर एट सम अदर यूनिट ड्यूरिंग द अफोरसेड टेन्योर विल बी आल्सो इंक्लूडेड। मतलब अगर किसी का टेम्परेरी ट्रांसफर कर दिया जाए, पहले बहुत टेम्परेरी ट्रांसफर लेते थे ग्राम सचिव, करवा लेते थे 2 महीने 3 महीने फिर वापिस आ जाते थे, वो 5 साल होने ही देते थे। लेकिन अब वो काम नहीं है। अगर मान लो किसी ने बंदे ने 5 साल होने से 3 महीने पहले, ध्यान देना 3 महीने पहले अपना टेम्परेरी ट्रांसफर करवा लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो जो उसने टेम्परेरी ट्रांसफर करवाया वो भी इसका उसी स्टेशन पे गिना जाएगा जिस स्टेशन पे पहले था, तो उसका 5 साल वही काउंट होगा। द पीरियड स्पेंड बाय द एम्प्लॉय इन द एक्सटर्नल लीव चाइल्ड केयर लीव और लीव विल बी नॉट इंक्लूडेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या, अगर कोई बंदा, मान लो अगर कोई भी इंप्लॉय 4 साल हो गए किसी को एक स्टेशन पे और फिर वो 1 साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेके चला जाए, या 1 साल की चाइल्ड केयर लीव चला जाए, 6 महीने की अर्न लीव या 1 महीने, जितनी भी अर्न लीव, चाइल्ड केयर लीव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये अगर तीनों में से कोई चीज लेता है
तो जितनी लीव उसने ली वो काउंट नहीं होगी। मान लो अगर किसी ने 6 महीने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली और 4 साल उसको हो चुके थे पहले, तो उसको जब वो वापस ज्वाइन करेगा आकर के 6 महीने बाद, तो उसका टाइम 4 साल ही काउंट होगा, 4 साल 6 महीने काउंट नहीं होगा। अगर मान लो 4 साल 6 महीने जब उसने ज्वाइन करा और उसके 6 महीने के बाद ट्रांसफर ड्राइव आ जाती है, तो 5 साल उसके काउंट नहीं किए जाएंगे, उसके गिने जाएंगे 4 साल वो और 6 महीने वो, जब उसने दोबारा आकर के वापिस ज्वाइन करके 6 महीने, यानी कि 4 साल 6 महीने, तो ये इस पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस पॉलिसी, इस ड्राइव में, अगले साल करेगा। तो ये चीज इसमें है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हरियाणा सिविल सर्विस के अनुसार जो डिफाइन किया गया वो वाला। इसके अलावा प्रिस्क्राइब टेन्योर है, मैक्सिमम कितना रहेगा एक उस पे, तो ये भी डिपार्टमेंट तय करेगा। और वही चीज सेम टू सेम है, वो सारी चीजें जो ऊपर बताई है, ये पॉइंट है, ये सारे के सारे सेम टू सेम रहेंगे, कौन सा टाइम काउंट होगा कौन सा नहीं होगा। मिनिमम में भी वही होगा, मैक्सिमम में भी वही होगा। तो ये भी डिपार्टमेंट तय करेगा कि मैक्सिमम वो एक स्टेशन पे किस कर्मचारी को कितना रखना चाहता है। सॉरी। अच्छा जी, 9वां पॉइंट है कुछ इंप्लॉय प्रोटेक्टेड, मतलब कि कुछ को छूट रहेगी। इसमें क्या छूट रहेगी, उनको प्रोटेक्ट किया गया, किसको, वो देखते हैं अब। जो इस पॉलिसी से बाहर रहेंगे, मतलब उनकी छूट है, वो पार्टिसिपेट करे या ना करे। देखो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, कुछ साथी इसमें बहुत बेनिफिट है, मैं भी जानता हूँ। देखो क्या, द एम्प्लॉय ड्यू टू रिटायरमेंट ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन विद इन 12 months फ्रॉम द कट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर जनरेशन एज पब्लिश एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ड्राइव क्रिएशन ऑफ द कैडर। मतलब अगर मान लो ट्रांसफर ड्राइव का पूरा नोटिफिकेशन आ गया, उसमें डेट लिखी होती कब से स्कोर बनेगा, कब से उसको वेरीफाई करना है, कब पार्टिसिपेट करना है, कब ऑर्डर जनरेट होगी। तो ऑर्डर जनरेट करने की जो डेट है, मतलब कि अगर मान लो किसी बंदे के ऑर्डर आ गए 30 मई, किसी की ट्रांसफर ड्राइव आ गई और उसका ऑर्डर जनरेट होगा, उसमें आ गया कि भाई हम 31 दिसंबर, ध्यान देना 31 दिसंबर 2025 को ट्रांसफर ऑर्डर हो जाएंगे। ध्यान, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इतने दिन पहले आता नहीं है ऑर्डर, बता रहा हूं। तो अगर किसी बंदे की इस डेट के 12 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट है, तो उसको इसकी छूट दी जाएगी। किस डेट से, ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट करने की डेट से। अगर 1 साल 1 दिन भी ज्यादा हो गया ना ट्रांसफर ऑर्डर में आपकी रिटायरमेंट में, तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा है 12 महीने का, तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करना। दूसरा, एम्प्लॉय कौन, द एम्प्लॉय अंडरगोइंग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर या अंडरगोइंग डायलिसिस और हैविंग अंडरगो बाईपास सर्जरी ड्यूरिंग लास्ट 2 years और हैविंग अंडरगो ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और अगर किसी एम्प्लॉय ने पिछले 2 साल में, जब ट्रांसफर ड्राइव आई है उसके लास्ट 2 साल के अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो या हुआ हो, या उसकी डायलिसिस चल रही हो, या उसकी हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई हो लास्ट 2 ईयर में, या उसका कोई अंग प्रत्यारोपण हुआ हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो उसको भी इसमें प्रोटेक्ट किया गया है, उसको इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, उसको छूट मिलेगी, एग्जम्प्ट किया है उसको। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, द एम्प्लॉय हैविंग मोर देन 70% डिसेबिलिटी एज डिफाइन RPWD एक्ट 2016। जो एम्प्लॉय 70% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ले रहा है या उससे ज्यादा, मोर देन 70 से ज्यादा होना चाहिए, 70% भी नहीं मानेंगे, यानी कि 71% या उससे ज्यादा ले रहा है, तो उसको भी इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, उसको छूट मिलेगी। वो जितना टाइम चाहे वो उतना इसमें एक जगह रह सकता है। और वो चाहता है, अगर ये जितने भी बताए हैं ना, इनकी मर्जी है, ये अगर चाहें तो पार्टिसिपेट करें, अगर ना चाहें तो पार्टिसिपेट ना करें। लास्ट पॉइंट है द एम्प्लॉय हु इज द विडो हैविंग यंगेस्ट चाइल्ड अप टू 10 एज ऑफ एज। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है और उसके पति की डेथ हो गई, यानी कि वो विडो है, और उसका जो यंगेस्ट चाइल्ड है, मतलब सबसे छोटा जो बच्चा है, सबसे छोटे वाला, मान लो उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 6 साल का है और एक है 10 साल का, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 6 साल वाला। तो जब तक ये छोटा बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता, तब तक उस फीमेल एम्प्लॉय को यहाँ पे ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने से छूट मिलेगी, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने घर के नजदीक है तो घर के नजदीक रह सकती है, जब तक उसका यंगेस्ट चाइल्ड 10 साल की एज पूरी नहीं कर लेता। चाहे वो बच्चा 1 साल का हो, चाहे वो 9 साल का हो, चाहे 6 साल का हो, जब तक वो छोटा बच्चा 10 साल का नहीं हो जाएगा, तब तक वो वहीं रहेगी, अगर चाहेगी तो।
ट्रांसफर लेना तो ले सकती है, अगर चाहे तो रह सकती है। उसका बड़ा बच्चा चाहे 15 साल का हो, छोटे बच्चे के ऊपर निर्भर है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया पॉलिसी में ये पॉइंट रखे गए हैं। देखो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इतना डीपली यूट्यूब पे कोई नहीं बताता, ये मेरी चैलेंज है आपसे, कोई नहीं बताता इतना डीपली। अब है क्वालिफाइड डेट। क्वालिफाइड डेट का मतलब है डिपार्टमेंट तय करेगा कि किस डेट को, मान लो कोई डिपार्टमेंट कहता है हम तो 31 मार्च को देखेंगे कि 31 मार्च को जिसको 5 साल हो गए या 3 साल हो गए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि वो एक क्वालिफाइड डेट तय करेंगे जिसके अकॉर्डिंग उनको ये चेक किया जाएगा कि भाई किसका ट्रांसफर होना है किसका नहीं होना, वो होती क्वालिफाइड डेट। ठीक है जी। अगला अगला स्टेट कैडर। इसका मतलब है वो कैडर जिसमें एम्प्लॉय बिलोंग टू पार्टिसिपेट पेरेंट डिपार्टमेंट बट आर द पोस्ट अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट अक्रॉस सेक्शन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिटर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। मतलब कि उन पोस्टों का जो स्टेट कैडर की पोस्ट है, जैसे एसओ है, अकाउंट ऑफिसर है, ये एक डिपार्टमेंट में रहते ही नहीं, 5-5 साल के लिए लौट होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट का कैडर होता है इनका, एफडी का स्टेट कैडर है, अलग अलग डिपार्टमेंट जाते रहते हैं। तो उसका मतलब है स्टेट कैडर का मतलब ये पोस्ट स्टेट कैडर में गिनी जाएंगी, बस ये है। टेम्परेरी ट्रांसफर बताया था मैंने आपको। टेम्परेरी ट्रांसफर वो है जो इंक्लूडिंग ए पोस्टिंग बाय द नॉमिनी कल्चर मेड टेम्परेरली विद इन द डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव और पर्सनल ग्राउंड और इन पब्लिक इंटरेस्ट और इंक्लूडिंग टेम्परेरी ट्रांसफर, रेपुटेशन, शिफ्टिंग, हेडक्वार्टर एक्सेट्रा। फर्दर द केस ऑफ टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी ट्रांसफर भी कोई करवाना चाहे तो करवा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट पे या पर्सनल ग्राउंड पे या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे टेम्परेरी ट्रांसफर उसका हो सकता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और ट्रांसफर का मतलब है कि पोस्टिंग होना एक यूनिट से दूसरी जगह पे बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर इन यूनिट। ट्रांसफर का मतलब होगा ये। अगर आप ट्रांसफर का मतलब दोनों दो चीजें हैं, वैकेंट पोस्ट ऑफ ट्रांसफर, एक आगे और चीज आएगी ट्रांसफर। सिंपल ट्रांसफर का मतलब है एक यूनिट पे आपने टाइम पूरा होने से पहले ट्रांसफर करवा लिया, बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर और ए यूनिट। मतलब जो टेन्योर घोषित किया गया था उस टेन्योर से पहले ट्रांसफर हो जाना, वो है आपका ट्रांसफर, एक यूनिट से दूसरी जगह। वैकेंट फॉर पोस्ट फॉर द ट्रांसफर का मतलब है, क्या मतलब है इसका, वैकेंट पोस्ट कौन सी मानी जाएगी ट्रांसफर के लिए, ए पोस्ट नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी एम्प्लॉय, यानी कि जो एक्चुअल में खाली पोस्ट है, एक तो कि उस पोस्ट पे कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, एक तो वो पोस्ट खाली मानी जाएगी। दूसरी मानी जाएगी कौन सी, ए पोस्ट प्रेजेंटली ऑक्यूपाइड बाय एन एम्प्लॉय फॉर द प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर और बाय वे ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर बाय और ए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय शैल बी कॉल्ड ए डिमिड वैकेंसी। मतलब वो पोस्ट भी खाली मानी जाएगी जो पोस्ट किसी एम्प्लॉय ने ऑक्यूपाई कर रखी है, मतलब कोई एम्प्लॉय वहां पे है लेकिन वो एक जो मैक्सिमम टेन्योर है वो पूरा कर चुका है, 5 साल का है, 6 साल का, जो डिपार्टमेंट तय करे मैक्सिमम टाइम वो पूरा कर चुका है, या फिर उस पोस्ट पे जहां पे कोई टेम्परेरी ट्रांसफर करवा के बैठा हो, या फिर उस पोस्ट को जो कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय बैठा हो। ये तीनों ही केस में पोस्ट को खाली मानी जाएगी इस ट्रांसफर ड्राइव के लिए। यानी कि जब भी कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर ड्राइव भाग लेगा तो ये अगर पोस्ट 3 कंडीशन है तो वो खाली मानी जाएगी, इनको कहेंगे डिम्ड वैकेंसी। समझ गए। अगला तीसरा है ए पोस्ट ऑक्यूपाई बाय एम्प्लॉय, ऑक्यूपाई तो कर रखी है, हु हैज कंप्लीट द मिनिमम टेन्योर, ये तो था मैक्सिमम टेन्योर, ये है मिनिमम टेन्योर, पूरा कर चुका है एट ए यूनिट एंड हैज एक्सरसाइज हिज ऑप्शन टू पार्टिसिपेट इन द जनरल ट्रांसफर ड्राइव अंडर द पॉलिसी सेल बाय द कॉल्ड वॉलंटरी वैकेंसी। मतलब वो एम्प्लॉय जो मिनिमम टेन्योर पूरा कर चुका, मतलब मिनिमम टेन्योर अगर डिपार्टमेंट का 1 साल मिनिमम है, 2 साल मिनिमम है, 3 साल मिनिमम है, जो मिनिमम टाइम है पूरा कर लिया और वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। अगर कोई बंदा 3 साल से एक जगह है और वो पार्टिसिपेट कर दे तो जैसे ही वो पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसफर ड्राइव में तो उसकी जो पोस्ट है वो खाली शो हो जाएगी दूसरे एम्प्लॉय के लिए। इसका मतलब है वॉलंटरी वैकेंसी, ये भी फिर ट्रांसफर ड्राइव के लिए खाली रहेगी। लेकिन अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर वो पोस्ट खाली नहीं दिखाई देगा, उसके ऊपर कोई नहीं आ सकता, अगर पार्टिसिपेट करेगा तो ही होगा। और अगला है चौथा, ये डेफिनेशन बड़ी जानकारी पूर्ण वो होती है आपके लिए, बहुत अच्छी जानकारी कि भाई इनका अर्थ क्या है। ए पोस्ट ऑक्यूपाई बाय एन एम्प्लॉय ऑन एन इनिशियल अपॉइंटमेंट, मतलब जैसे अभी हाल ही में ग्राम सचिव लगे हैं, अभी ये इनका इनिशियल अपॉइंटमेंट है, तो ये जो पोस्ट जितनी भी बंदे अभी ग्राम सचिव लगे हैं नजदीक नजदीक हेडक्वार्टर लेके खुश हो रहे हैं कि हमें तो मिल गया,
ये भाई खाली पोस्ट मानी जाएगी, इनको नोशनल वैकेंसी कहेंगे। इनके ऊपर कोई भी बंदा आ सकता है और आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कई बंदे यहाँ पे जुगाड़बाजी करके भी आए हैं नजदीक नजदीक, तो ये टेम्परेरी है आपका। तो या तो कोई बंदा नई अपॉइंटमेंट हुई हो वो वाली पोस्ट, या किसी का प्रमोशन हुआ वो पोस्ट, या फिर आपका रीइंस्टेटमेंट हुआ हो वो, ठीक है, आफ्टर सस्पेंशन सस्पेंड हो जाए कोई, या रिप्रेट्रेशन हो जाए फ्रॉम डेपुटेशन फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट, वापिस आ जाए अदर अथॉरिटीज आफ्टर द प्रोसीडिंग ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शैल बी कॉल्ड द नोशनल वैकेंसी। तो मतलब इस तरह की अगर कंडीशन है, कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है, प्रमोशन हुआ है, या ट्रांसफर डेपुटेशन से वापिस आया, सस्पेंशन है, तो अगर ऐसे केस है तो जिस पोस्ट पे वो बंदे बैठे हैं ऐसे, वो पोस्ट भी वैकेंट पोस्ट फॉर ट्रांसफर मानी जाएगी। इन सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है यही इस पोस्ट पे रहे, इनकी जगह कोई और भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके स्कोर के ऊपर कि आपकी एज कितनी है और आपका स्कोर कितना पड़ता है। अब आ जाओ यूनिट के ऊपर कि यूनिट किसको मान सकते हैं। यानी कि एक यूनिट का मतलब है कि कोई इंप्लॉई एक यूनिट स्टेशन पे कितना रहेगा, वो यूनिट क्या हो सकती है। एक यूनिट को किसी ऑफिस, किसी एरिया को भी मान सकते हैं, किसी ऑफिस को भी मान सकते हैं। मान लो एक डिपार्टमेंट में, एक डिस्ट्रिक्ट में 6 जगह ऑफिस है, ध्यान देना, तो हर ऑफिस को एक यूनिट मान सकता है डिपार्टमेंट चाहे तो। और अगर मान लो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तहसील है, एक डिस्ट्रिक्ट में मान लो जैसे गुड़गांव में तहसील, सब तहसील मिला के 8-9 तहसील है, तो डिपार्टमेंट अगर चाहे तो हर तहसील को एक यूनिट मान सकता है, डिपार्टमेंट चाहे तो सब डिवीजन को एक यूनिट मान सकता है, डिपार्टमेंट चाहे तो एक ब्लॉक को यूनिट मान सकता है, डिपार्टमेंट चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मान सकता है, और डिपार्टमेंट चाहे तो सर्कल को यूनिट मान सकता है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्कल है। और डिपार्टमेंट चाहे तो डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट मान सकता है, और डिपार्टमेंट चाहे तो कोई जोन बना सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 जोन होंगे। और डिपार्टमेंट चाहे तो डिवीजन, यानी कि एक डिवीजन का मतलब है जैसे गुड़गांव डिवीजन में गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इसको भी पूरा एक यूनिट मान सकता है। मतलब कि जो बंदा इन 3 डिस्ट्रिक्ट में एक जगह रह गया तो वो इन 3 डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएगा। तो ये यूनिट का मतलब है ये। लेकिन ये तय कौन करेगा, ये कंपिटेंट अथॉरिटी तय करेगी कि हमें अपने डिपार्टमेंट में किस यूनिट में क्या चीज रखनी है। वो हर डिपार्टमेंट की अपनी डेफिनेशन होगी। जैसे अगर ग्राम सचिव की बात करें तो बीडीपीओ ऑफिस है, जो बीडीओ, उस ऑफिस को एक यूनिट माना गया है आज के टाइम में, जो वही पॉलिसी उनकी चल रही है। और अगर चाहे डिपार्टमेंट तो इसको पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक मान सकता है। तो वो डिपार्टमेंट, इसलिए यूनियन को कह रहा हूं इस चीज के ऊपर फोकस करो। मेरिट क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो मेरिट क्राइटेरिया में मैक्सिमम 60 नंबर रहेंगे भाई, 60 एज के रहेंगे, 60 के 60। और एज कैसे काउंट होगी, एज इन नंबर ऑफ डेज, मतलब कि टोटल आपकी एज कितनी है, कितने, ठीक है, टोटल एज कितने दिन के अंदर, और उसको 365 से भाग कर दोगे, तो जो आपका आएगा वो क्राइटेरिया आपका स्कोर बन जाएगा। समझ गए। अगला है जी स्पेशल फैक्टर रहेंगे कुछ, मैक्सिमम 60 पॉइंट बनेंगे एज के हिसाब से। अब स्पेशल फैक्टर में आ जाओ, ये है इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले पहला स्पेशल फैक्टर जेंडर। अगर कोई इंप्लॉई फीमेल है तो उसको एज के पॉइंट तो मिले ही मिलेंगे, लेकिन उसको 10 पॉइंट और मिलेंगे एक्स्ट्रा। मगर मतलब अगर किसी इंप्लॉई, फीमेल इंप्लॉई की उम्र 30 है तो उसको 10 मिलके वो हो जाएगी 40। ये तो हो गया सिर्फ फीमेल होने का लाभ। अब इसके ऊपर 2 और फैक्टर भी काम कर सकते हैं, जैसे स्पेशल कैटेगरी ऑफ फीमेल इंप्लॉई। मतलब ये 10 पॉइंट तो सभी फीमेल को दिए जाएंगे, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो, फिजिकल हैंडीकैप हो या ना हो, ये 10 पॉइंट तो सभी फीमेल को मिलेंगे। यानी कि 30 साल, अगर एग्जाम्पल 30 का लेके चलता हूं, अगर कोई फीमेल थी 30 साल की, उसको इसके पॉइंट मिलके 10, 40 हो गए। लेकिन अब दूसरी तरह की फीमेल क्या, अगर कोई अनमैरिड इंप्लॉई है जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, ठीक है, या फिर वो विडो है, चाहे उम्र कितनी हो, या उसका डाइवोर्स हो रखा है, या जुडिशियली सेपरेटेड है। अगर इस केस की फीमेल इंप्लॉई है, ध्यान देना, फीमेल इंप्लॉई, ठीक है, या तो अनमैरिड हो 40 साल की एज से ज्यादा की, या फिर डाइवोर्स या विडो, उनको ये 10 पॉइंट और मिलेंगे। मतलब 10 पॉइंट हो गए। अगर कोई इंप्लॉई 40 साल से, मान लो कोई विडो लगा लो, 30 साल की कोई विडो है, 10 पॉइंट फीमेल होने के, 10 पॉइंट विडो होने के, 40। लेकिन अगर अनमैरिड है ना तो फिर उसकी उम्र 40 से ज्यादा होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर कोई 30 साल की फीमेल है, अनमैरिड है, तो उसको ये 10 पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए 40 साल होनी चाहिए अनमैरिड के लिए। लेकिन अगर विडो है, डाइवोर्स है, तो 10 पॉइंट मिल जाएंगे, चाहे उम्र उसकी कितनी भी हो।
अब आ जाओ स्पेशल कैटेगरी ऑफ मेल एम्प्लॉय, ठीक है, यानी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो 30 साल की जो फीमेल है उसका स्कोर हो गया 50 साल, 50 पॉइंट का। अब आ जाओ मेल एम्प्लॉय, मान लो कोई मेल एम्प्लॉय 30 साल का है, समझना, तो 30 पॉइंट तो उसके वैसे हो गए एज के, लेकिन अब स्पेशल कैटेगरी है क्या, डाइवोर्स, अगर किसी का डिवोर्स हो रखा है या जुडिशियली सेपरेटेड है या उसकी वाइफ की डेथ हो रखी, मतलब सेम टू सेम यही वाली, वाइफ की डेथ हो गई है लेकिन उसने शादी नहीं की, ठीक है, एंड वन और मोर माइनर चाइल्ड, यानी कि वो विडोवर तो है और शादी भी नहीं की, और उसका एक या एक से ज्यादा माइनर चाइल्ड है, माइनर का मतलब जिसकी एज 18 साल से कम हो, ठीक है, वो हो, और अनमैरिड डॉटर हो, अनमैरिड डॉटर हो उसकी, दोनों केस में उसको ये रहेगा, या तो बच्चे माइनर हो या फिर उसका अनमैरिड लड़की हो, तो ये चीज अगर वो फुलफिल करता है तो उस मेल एम्प्लॉय को भी 10 पॉइंट मिलेंगे, तो यानी कि वो 30 साल का लड़का भी 40 का हो जाएगा, 10 पॉइंट उसको मिल जाएंगे, ठीक है जी, ये है। अब आ जाओ कपल केस, कपल केस, कपल केस का मतलब है जो पति पत्नी जॉब में होते हैं, तो किसको नंबर मिलेंगे, एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले ये कपल केस के नंबर मिलते थे केवल और केवल फीमेल को, लेकिन अब ये मिलेंगे किसी भी एम्प्लॉय को, मेल को भी मिलेंगे फीमेल को मिलेंगे कितने, 5। अगर कोई मेल और फीमेल दोनों ही नौकरी पे हैं, ठीक है, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे बाहर हो, हरियाणा में है तो दोनों को मिलेंगे, और अगर बाहर है तो जो हरियाणा में नौकरी करता है तो ट्रांसफर रही है तो उसी के ऊपर लागू है, तो अगर उसका हस्बैंड है या वाइफ जो भी है, मान लो एक दिल्ली सरकार में हो या एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक हरियाणा में हो, तो उस हरियाणा वाले को नंबर मिलेंगे 5। द बेनिफिट विल बी एडमिसिबल ओनली इन केस ऑफ प्रेफर्ड स्टेशन शैल बी रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द करंट रिस्पेक्टिव पोस्टिंग स्टेशन ऑफ कपल, मतलब ये नंबर दिए जाएंगे कि जो उनकी डिस्टेंस है, करंट पोस्टिंग जो उनकी स्टेशन की है, उस डिस्टेंस से डिक्रीज करते हुए जो दूरी पे स्टेशन बनता है उसको प्रेफर करने के लिए, ये चीज इसमें बताई गई है। लेकिन पहले ये केवल मेल, सॉरी फीमेल को मिलते थे, अब ये मिलेंगे मेल को भी। अगर कोई मेल कर्मचारी हरियाणा में नौकरी कर रहा है, फीमेल इंडिया सरकार भारत सरकार में, तो उस मेल को मिलेंगे, अगर दोनों यहीं पे तो दोनों को मिलेंगे, ठीक है, तो ये चीज है। अगला आ जाओ स्पाउस ऑफ मिलिट्री पैरामिलिट्री पर्सनल, मतलब कि किसी सैनिक अर्धसैनिक बल या मिलिट्री, अपनी आर्म फोर्स है या अर्धसैनिक बल है, अगर उनकी पत्नी है, अगर किसी के पति पैरामिलिट्री फोर्स में है या आर्मी एयरफोर्स नेवी में है और पत्नी यहाँ पे नौकरी करती है, ठीक है, या फिर पत्नी वहां नौकरी करती है पति यहाँ करता है, स्पाउस का केस मतलब दोनों, तो जो भी हरियाणा में नौकरी करता है उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर पति यहाँ नौकरी कर रहा है, पत्नी मिलिट्री में है, तो उसको पति को मिलेंगे, अगर पति मिलिट्री में है या आर्म फोर्स में है तो पत्नी को 10 नंबर मिलेंगे, अगर वो नौकरी हरियाणा सरकार में कर रही है तो। ये एक्स्ट्रा नंबर है, एज का फैक्टर चलता रहेगा, एज के तो सिंपल हो गए, जितनी एज है उतने नंबर, 30 साल एज है तो 30, उसके अलावा ये जो फैक्टर बता रहा हूं, ये जितने भी फैक्टर एप्लीकेबल है वो सारे आपको मिलते रहेंगे, सारे नहीं, आगे पता चलेगा कितने मिल सकते हैं, मैक्सिमम 20 मिल सकते हैं शायद, जहां तक है नीचे लिखा मिलेगा। अब है डिसीज, बीमारी को लेकर भी कुछ है, बीमारी बताई गई है एनेक्सर 1 में, दिखा दूंगा कौन कौन सी बीमारी इस पे रहेगी। सेल्फ स्पाउस या अनमैरिड सन और डॉटर, मतलब इंप्लॉय या तो खुद बीमार हो या उसकी पति पत्नी में से कोई और बीमार हो, और अनमैरिड उसका सन या डॉटर बीमार हो, तो 10 उसको नंबर मिलेंगे। लेकिन बीमारी कौन सी है वो बीमारी आपकी बताऊंगा आगे, एनेक्सर 1 दिखाऊंगा तब। और सर्टिफाई कौन करेगा, या तो एम्स चंडीगढ़, सॉरी एम्स या पीजीआई चंडीगढ़, रोहतक पीजीआई या दिल्ली एम्स, ठीक है, या हरियाणा में कोई भी मेडिकल कॉलेज या दिल्ली या चंडीगढ़ में कोई मेडिकल कॉलेज, इनमें से प्राइवेट का नहीं चलेगा, वो सर्टिफाइड करेंगे कि इसकी ये बीमारी है, ठीक है, तब आपको इसके 10 नंबर मिलेंगे सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद। बीमारी दिखाऊंगा आगे। अब है जी डिफरेंशियल एबल, जो फिजिकल हैंडीकैप है, तो डिफरेंशियली एबल और मेंटली चैलेंज चाइल्ड और चिल्ड्रन, मतलब जो इंप्लॉय है या तो इंप्लॉय 100% डिफरेंशिएबल हो या मेंटली चैलेंज उसके बच्चे हो, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब उसके बच्चे,
ठीक है, या हैंडीकैप हो 100%, चाइल्ड की बात हो रही है, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं, चाइल्ड अगर है तो ऐसे केस में 10 नंबर मिलेंगे। ये चीज इसमें लिखी है, 10 पॉइंट मैक्सिमम उसको ये मिले। अब आ जाओ डिफरेंशिएबल पर्सन। अगर कोई एम्प्लॉय, ये तो था बच्चों के लिए, अगर कोई एम्प्लॉय खुद वो हो क्या हैंडीकैप, तो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, जो ऊपर बताया था कि अगर 70% से ज्यादा है तो वो उस स्टेशन पे रह सकता है लाइफ टाइम, उसकी मर्जी है रहे तो। लेकिन अगर मान लो कोई कहे नहीं भाई मैं तो दूर हूं, मैं तो नजदीक जाना चाहता हूं, मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो अगर वो पार्टिसिपेट करेगा, अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो चाहे वो 40% का हो चाहे 50% का हो, ये 20 नंबर तो उसको कैसे मिलेंगे, इधर देखो। अगर वो 40 से 50% की उस कंडीशन में है तो 10 नंबर मिलेंगे, अगर 50 से 60 है तो 15 मिलेंगे, अगर 60 से 70 है तो उसको 20 मिलेंगे, और 70 से ऊपर है तो वो पार्टिसिपेट करे या ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन उससे कम है तो उसको फिर ये नंबर इस हिसाब से मिलेंगे ताकि उसकी परफॉर्मेंस मिल सके। ये ध्यान रखना, फर्क है। 70% से ऊपर वाला अगर अप्लाई करता है तो 20 नंबर तो ये मिलेंगे और उसकी एज मिलेगी, और अप्लाई नहीं करता तो वो रह सकता है, लेकिन 70% से कम है तो उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, नंबर मिलेंगे इस हिसाब से। ठीक है जी। अब इसकी लास्ट कैटेगरी है जो पहले नहीं होती थी, अब हो गई। अगर किसी के ऊपर HCS पनिशमेंट अपील रूल 2016 के तहत कोई मेजर पेनल्टी लगी है। मेजर पेनल्टी क्या होती पता है? मेजर पेनल्टी की वीडियो इधर मिल जाएगी, देख लेना। मेजर पेनल्टी क्या होती है, अगर आपको मेजर पेनल्टी लगी है तो उसके 10 नंबर काटे जाएंगे। ये तो थे मिलने वाले, ऐसे केस में 10 नंबर कटेंगे। अगर कोई मतलब मान के चलो 40 साल का बंदा है एम्प्लॉय, उसके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं, लेकिन उसके पास मेजर पेनल्टी लग गई तो वो उसके 10 घटा के कितने हो जाएंगे, उसका स्कोर हो जाएगा 30, वो हो गया 30 साल का। ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पनिशमेंट, पनिशमेंट के दंड के रूप में अगर उस पेनल्टी उसके ऊपर लगी हुई है तो, हमेशा नहीं, उस टाइम पे। ठीक है जी, ये हो गया। अब लिस्ट ऑफ डिसीज है वो नीचे दिखाऊंगा आपको। क्रिएशन इम्प्लॉय ट्रांसफर ड्राइव बताई है, ठीक है। ये वैलिडेशन होगा डाटा, आपने जो डाटा है वो वैलिडेशन 7 दिन के अंदर अंदर होता है। जब भी ट्रांसफर ड्राइव आती है नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा, वो डिसाइड करेगा, 10 दिन का टाइम वो देगा पब्लिश करने में। ये बताया 3 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन माने जाएंगे आपसे। ठीक है जी। इसके अलावा नोडल ऑफिसर है वो इस ट्रांसफर पूरी सभी स्टेज को 25 दिन के अंदर अंदर पूरी करेगा। ये सारा काम 25 दिन के अंदर अंदर पूरा करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक, ऑर्डर जनरेट होने तक। फिर इन केस ऑफ नोटिस अगर ऐसा कुछ आता है अथॉरिटी के सामने कि कुछ गलत हुआ है ट्रांसफर ड्राइव में, कुछ डाटा फॉल्स हुआ है, इंडिकेट कोई इंप्लॉय करता है, तो उसको एनीवेयर में पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है, उसको ट्रांसफर ड्राइव से आउट करके एनीवेयर के अंदर पोस्टिंग दी जाएगी। एनीवेयर मतलब हरियाणा में कहीं भी फेंक सकते हो उसको। ठीक है जी। अगला है द नोडल ऑफिसर विल बी पब्लिश द फाइनल स्कोर ऑफ एम्प्लॉय अलोंग विद द लिस्ट ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉय डीम्ड वॉलंटरी नेशनल कैटेगरी। मतलब नोडल ऑफिसर है वो पब्लिश करेगा फाइनल स्कोर सभी एम्प्लॉय का, और लिस्ट जारी करेगा एलिजिबल एम्प्लॉय की। जो एम्प्लॉय डीमिड के अंदर है उनके अलग से, वॉलंटरी है वो अलग से, नेशनल कैटेगरी है वो अलग से, सभी तरह की करी जाएगी, अलग से लिस्ट जारी है। ऊपर बताया था ना इनकी डेफिनेशन क्या है। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन बताई गई है इसमें कि टेन्योर है जो, तो वो इसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट। ठीक है जी। इसके अलावा एनीवेयर में भी जा सकते हैं वो ऐसे एम्प्लॉय, समझ गए, एनीवेयर में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपका एम्प्लॉय है वो वन टाइम पासवर्ड बेस रहेगा ये पूरा पोर्टल आपके OTP से। और अगर कोई एम्प्लॉय इसमें पार्टिसिपेट करने से रह जाता है तो ट्रांसफर ड्राइव के बीच में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, प्रोसेस शुरू से करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन बताया गया है, 15 दिन के अंदर पूरा ये रेशनलाइजेशन है पदों का वो करना पड़ेगा। 7 दिन में रेशनलाइजेशन है वो प्रिमिलरी है वो करना पड़ेगा। बहुत कुछ है इसमें, ये खास चीज आपके लिए नहीं, वो डिपार्टमेंट करता रहेगा। चॉइस है आपसे भरवाई जाएगी, एनीवेयर इन द स्टेट है वो आपका अलग से रहेगा सिस्टम। जो चॉइस नहीं भरेगा, जो कोई प्रेफरेंस सबमिट नहीं करेगा ना, अगर किसी ने प्रेफरेंस सबमिट नहीं करी तो उसका मान लिया जाएगा एनीवेयर इन द स्टेट, मतलब हरियाणा में कहीं भी नौकरी करने के लिए वो तैयार है। अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रेफरेंस नहीं भरेगा तो। द सेड एम्प्लॉय में बी गिवन द पीरियड एनीवेयर बिटवीन द 3 days to 7 days सो फिल इन देयर प्रेफरेंस। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय होता है ना कि एनीवेयर वाला सिस्टम, तो उसको 3 से 7 दिन में पोर्टल पे बाद में मौका दिया जाएगा, जब पोस्ट बचेंगी 7 दिन, 3 से 7 दिन का, कि आप
दोबारा से प्रेफरेंस भर सकते हो। ठीक है, ओटीपी के जरिए वो इसको पार्टिसिपेट कर लेगा। यूनिट एलोकेशन, ओल्डर इन एज, फिर फीमेल, फिर नेम ऑफ अल्फाबेटिक, ऐसे आपको अलॉट किया जाएगा ये वाला सिस्टम। ग्रीवेंस लगाने का बताया गया 15 दिन के अंदर। जैसे ही आपका ऑर्डर इश्यू होता है तो आप 15 दिन के अंदर अंदर अपना ग्रीवेंस लगा सकते हो, अगर आप वहां पे खुश नहीं हो तो। ठीक है जी। एम्प्लॉय एग्री विद द ट्रांसफर प्रोसेस, रिप्रेजेंट द कमिटेड अथॉरिटी थ्रू इंटर हरियाणा.nhc.in, जो आपका पोर्टल है, प्लेटफॉर्म, ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग एट द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अगर आप ग्रीवेंस लगाना चाहते हो तो ज्वाइनिंग करो पहले एक बार नई जगह, और उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ग्रीवेंस लगानी है अपने ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है जी। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन है वो कंसिडर किया जाएगा डिपार्टमेंट के लिए और कन्वे किया जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर। फिर उसको देखो क्या होता है उसका। कुछ और प्रोविजंस है वो आप पढ़ लेना यहाँ से, ऐसा कुछ खास नहीं है। फिजिकल हैंडीकैप के बारे में जो मेडिकल वगैरह बनवाना वो बताया गया है, डिसेबिलिटी की। ठीक है। और द ग्राउंड ऑफ द डेथ ऑफ द मेंबर ऑफ इमीडिएट फैमिली बताई गई है कि डेथ का कुछ केस हो जाता है तो भी आपको कुछ अलग से वो मिलेगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ द हैज लेस देन 1 ईयर लेफ्ट, सुपरएनुएशन वाला बताया वो आपको। ये तीनों ग्राउंड है जो आपको छूट देते हैं एक ट्रांसफर ड्राइव में जाने के लिए। 12 महीने का टाइम जो होता है वो छूट है, वो ऊपर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। टेम्परेरी ट्रांसफर या शिफ्टिंग कर सकता है बंदा ऐसे केस में बिना ट्रांसफर ड्राइव में भाग लिए। ठीक है, अलग से अपना ट्रांसफर इस ग्राउंड पे करवा सकता है। इसके अलावा भाई आ जाओ अब डायरेक्ट यहाँ पे, बार अगेंस्ट कन्वेंसी। अब इसमें वही है, हरियाणा अथॉरिटीज हेड ऑफ डिपार्टमेंट हायर। ठीक है जी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट और अथॉरिटीज के ऊपर रहेगी पॉलिसी सारी। क्लैरिफिकेशन, पावर ऑफ रिलैक्स है, अगर रिलैक्स देना तो चीफ मिनिस्टर के अलावा किसी के पास अथॉरिटी नहीं है वो किसी को छूट दे सके। अगर कोई छूट है तो चीफ मिनिस्टर छूट दे सकता है, रिलैक्स कर सकता है किसी भी बंदे को, अगर उसकी कंडीशन चीफ मिनिस्टर के सामने अच्छी तरीके से प्रेजेंट की जाए। तो ऐसा अगर केस बनता है तो आप चीफ मिनिस्टर के सामने खुद जाओ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी। अपील वगैरह बताई गई है। और ये देखो ये लिस्ट है भाई, जो डिसीज है इस बेस पे छूट मिलेगी। क्रोनिक डिसीज हो आपकी, कार्डियो से रिलेटेड हो, चाहे कोग्निटेंटल हो या आपकी क्रोनिक कार्डियल हो, ILLD, क्रिस्टल फैब्रिक, पढ़ लो, मतलब बहुत सारी डिसीज है इसमें। ये जो 22 डिसीज है, इन डिसीज में से कोई भी अगर आपकी फैमिली को या आपको है तो आपको छूट मिलेगी, पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है जी। तो ये था भाई पूरा ट्रांसफर ड्राइव, लगभग 40 मिनट की वीडियो बन गई है, लेकिन इतना डीपली समझा दिया है कि आपको कहीं से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपने वीडियो काट काट के देखी तो आपकी गलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय आपके दिन सुबह। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इसी तरह की जेन्युइन कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ। और मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप जुड़ सकते हो, वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।